गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से लेके आ रहे हैं आरआरबी रिगार्डिंग कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो बच्चों ध्यान से देखना मेरा वीडियो, और आपको कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के सामने दिखता होगा, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एम्बोलिज्म। अब पहले तो ये समझ लीजिए एम्बोलिज्म क्या है, वो समझने के बाद हम समझेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ द एम्बोलिज्म। तो देख लेते हैं एम्बोलिज्म क्या है बच्चों। एम्बोलिज्म क्या है? इट इज द ब्लॉक इनटू द आर्टरी, इट इज द मेनली कोज्ड बाय द ब्लड क्लॉट्स। तो सिंपल सा है, एम्बोलिज्म का मतलब क्या? ब्लॉक हो जाना। कहां पर? हमारी जो हार्ट की जो आर्टरी होती है वहां पर। क्यों होता है? बिकॉज इट्स मेनली कोज्ड बाय द ब्लड क्लॉट्स। तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं ना ब्लड के, वो ब्लड क्लॉट की वजह से क्या हो जाता है, एक ब्लॉक सा बन जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? एम्बोलिज्म के नाम से बोला जाता है। नेक्स्ट, थ्रोम्बस। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिज्म। क्या हो गया? थ्रोम्बस। अब थ्रोम्बस का मीनिंग क्या बच्चों? मैंने अभी पढ़ा लिया ब्लड क्लॉट्स, ये दिखा ना मैंने। जो भी एम्बोलिज्म यानी कि ब्लॉक होता है वो किसकी वजह से होता है? ब्लड क्लॉट्स की वजह से। और ब्लड क्लॉट्स क्या है? इट इज द नोन एज द थ्रोम्बस, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिज्म क्या आएगा बच्चों? थ्रोम्बस। चलो पहला क्वेश्चन क्लियर। ऐसे ही याद रखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एम्बोलिज्म थ्रोम्बस। थ्रोम्बस का मतलब ब्लड क्लॉट, एम्बोलिज्म का मतलब क्या होगा बच्चों? ब्लॉक। चले नेक्स्ट, the organelles concentrate with the metabolic process are the present inside the। चलिए पहला क्वेश्चन को समझ लेते क्या पूछा गया है। द ऑर्गेनल्स यानी कि ऑर्गन्स के अंदर कॉन्सर्न विद द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि जो सेल होता है, सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। प्रेजेंट इनसाइड द यानी कि कहां पर होती है जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो। तो सीख लेते हैं वो। तो पहला सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि जो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है इनटू द कौन से टाइप के सेल? ईयूकैरियोटिक्स, यानी कि कौन से आएंगे? ईयूकैरियोटिक सेल्स में अकर्स प्राइमरीली इनटू द मिटोकॉन्ड्रिया, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको? मिटोकॉन्ड्रिया में। तो फिर से समझाता हूं बच्चों, एक्सप्लेन करता हूं मैं। जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कहां पर होती है? तो पहले तो समझ लेते हैं सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है? मेनली मिटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है बच्चों? सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है? मिटोकॉन्ड्रिया में। अब देख लेते हैं ईयू कार्योटिक सेल, जो भी ईयू कार्डियो यानी कि जो मेन सर्जिक सेल होते हैं वो, इट इज द डिपेंड ऑन द सेल्युलर रेस्पिरेशन। जो भी ईओकार्योटिक सेल है वो किस पर डिपेंड रहते हैं? सेल्युलर रेस्पिरेशन। सीधा सा लॉजिक है, अगर सेल रेस्पिरेशन नहीं करेगा तो वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द नीडेड मस्ट बेसिक नीडेड सेल्युलर रेस्पिरेशन टू सर्वाइव, यानी कि जीने के लिए, सेल को जीने के लिए क्या चाहिए? सेल्युलर रेस्पिरेशन चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस। जो भी ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है बच्चों? सेल ब्रेकडाउन होता है। किसमें सेल ब्रेकडाउन होता है? ग्लूकोज में इनटू द साइटोप्लाज्म में। कहां पर होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में, विद और विदाउट द ऑक्सीजन बीइंग द प्रेजेंट। चलिए फिर से देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है बच्चों? उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? सेल्युलर रेस्पिरेशन। सेल्युलर रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, जिसमें क्या होगा? सेल हो क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। किसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा बच्चों? ग्लूकोज में, which is the present in the cytoplasm में, with और without the oxygen भी, यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट भी हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं भी प्रेजेंट होता है। Last one is the mitochondria are the powerhouse of the cell and the perform the function of the metabolism. I think आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। What is the main answer? Mitochondria पता चला? फिर से देख लेते हैं। सेल्युलर रेस्पिरेशन उन दोनों कौन से टाइप में? ईओकार्योटिक सेल में बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है बच्चों? क्योंकि सर्वाइव करने के लिए उसमें क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस होते हैं, उसमें ग्लूकोज से क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विद और विदाउट द ऑक्सीजन बीइंग प्रेजेंट। मिटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चों? इट इज द मेनली पावर हाउस ऑफ द सेल एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द मेटाबॉलिज्म, यानी कि सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? तो याद रखना बच्चों, मेटाबॉलिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोपिया इज द करेक्टेड बाय द यूजिंग, यानी कि कौन से टाइप्स के लेंस यूज करेंगे मायोपिया को हमें ट्रीट करने के लिए। अब पहले मायोपिया का मीनिंग समझ लेते हैं। मायोपिया का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों?
that you can see the objects that are nearly clearly. ध्यान से समझना बच्चों, myopia का मतलब क्या? that you can see object that are near clearly. जो नजदीक का जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा दिखेगा आपको? क्लियरली दिखेगा। यानी कि जैसे कि हम वीडियो देखते हैं तो जो वीडियो अगर नजदीक से देखते हैं तो वो क्लियरली दिखेगा, लेकिन बट हैव द डिफिकल्टी सीइंग द ऑब्जेक्ट दैट आर द फार्दर अवे। यानी कि जो नजदीक के आइटम है वो तो दिखेगी, लेकिन उससे ज्यादा दूर होगी वो आपको दिखेगी नहीं दिखेगी। तो मायोपिया में यही चीज याद रखनी चाहिए बच्चों। मायोपिया का मीनिंग क्या? नजदीक है, यानी कि ये हाथ मेरे दिख रहे हैं एकदम नजदीक है ना, तो नजदीक की जो आइटम है वो दिखेगी, लेकिन बट हैव द डिफिकल्टी सीइंग द ऑब्जेक्ट दैट आर द फार्दर अवे, यानी कि जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा नहीं दिखेगा। नेक्स्ट, और उसको ट्रीट करने के लिए हमें कौन से टाइप के लेंस यूज करने पड़ेंगे? तो याद रखिए बच्चों, कौन से टाइप के? कॉनकेव लेंस। कौन से आएंगे बच्चों? कॉनकेव लेंस। चलिए नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। चलो मैं पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी सिखा देता हूँ आज के लेक्चर में, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैं फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ एक बार, एक ही मिनट। ओके, हाईलाइट कर देता हूँ। टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। बहुत से ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट हम सीख लेते हैं बच्चों ग्रेविडिटी। अब ग्रेविडिटी का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। पहला माइंड में फिक्स कर लीजिए, ग्रेविडा का मीनिंग क्या? प्रेग्नेंट वुमन। एनी टाइप ऑफ द वुमन गेट प्रेग्नेंट, इट्स कॉल्ड ग्रेविडा। चलिए नेक्स्ट, ग्रेविडिटी का मीनिंग क्या होगा? द नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी, कितने प्रेगनेंसी कंसीव की है वो। आइदर एबोर्शन, आइदर प्रीटर्म, जो भी कंडीशन है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी टाइम में प्रेगनेंसी कन्विंस की है उसको क्या बोला जाता है बच्चों? ग्रेविडिटी। नेक्स्ट, नली ग्रेविडा का मीनिंग क्या? ए वुमन हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट। ऐसी वुमन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसे क्या बोला जाता है? नली ग्रेविडा। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब क्या रहेगा? ए वुमन हु प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसी वुमन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है उसे क्या बोला जाता है? प्रीमी ग्रेविडा बोला जाता है। मल्टी ग्रेविडा का मीनिंग क्या रहेगा? ए वुमन हु इज द प्रेग्नेंट मोर देन 3 टाइम्स। तो आई थिंक ग्रेविडिटी आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्या होगा? ग्रेविडा। ग्रेविडा का मीनिंग क्या? ऐसी वुमन जो प्रेग्नेंट है। ग्रेविडिटी का मीनिंग क्या? द नंबर ऑफ द प्रेगनेंसी, कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उसका मीनिंग। ननी ग्रेविडा में वुमन एक भी बार क्या नहीं हुई है? प्रेग्नेंट नहीं हुई है। प्राइमरी ग्रेविडा में फर्स्ट टाइम अगर वुमन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमरी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा का मीनिंग क्या? एक से ज्यादा, यानी कि 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा, मोर देन 3 टाइम्स अगर वुमन प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उससे क्या बोला जाता है? मल्टी ग्रेविडा बोला जाता है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। पैराइटी। ग्रेविडिटी क्लियर हो गया होगा, तो अब हम क्या सीखेंगे बच्चों? पैराइटी सीख लेंगे। क्या सीख लेंगे बच्चों? पैराइटी। चलिए नेक्स्ट, पैराइटी इट इज द नंबर ऑफ द टाइम्स दैट ए वुमन हैज गिवन बर्थ टू ए फीटस। ध्यान से समझिए, इट इज द नंबर ऑफ द टाइम्स दैट ए वुमन हैज गिवन बर्थ टू द फीटस। कितनी बार ऐसी महिलाओं ने बच्चे को क्या दिया? जन्म लिया है, तो उसे क्या बोला जाता है? पैराइटी बोला जाता है। नेक्स्ट, इट इज द नंबर ऑफ द बर्ड्स, नॉट ए नंबर ऑफ द फीटस। चीज याद रखिए, इसमें क्या काउंट होगा? नंबर ऑफ द बर्ड्स, नॉट द नंबर ऑफ द फीटस। आई थिंक एक एग्जांपल देता हूं, ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस बेबी को जन्म दिया तो पैराइटी कितना होगा? ओनली 1 ही काउंट होगा। ट्विंस यानी कि फीटस को हम जो नंबर है वो काउंट नहीं करेंगे, याद रखना बच्चों। इट इज द नंबर ऑफ द बर्ड्स, नॉट द नंबर ऑफ द फीटस। ननी पैरा, तो ननी पैरा आपको पता चल ही गया होगा। इट इज द वुमन हु हैज नॉट हैड ए बर्थ एट द मोर देन 20 वीक ऑफ द गेस्टेशन। यानी कि 20 वीक के बाद प्रेगनेंसी कंसीव की, लेकिन क्या हुआ? बेबी को बर्थ नहीं दिया, तो उसे क्या बोला जाता है? ननी पैरा बोला जा सकता है, यानी कि कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हुआ। प्राइमी पैरा का मीनिंग क्या रहेगा? ए वुमन हु हैज हैड द वन बर्थ दैट मोर देन 20 वीक्स। एक चीज याद रखना बच्चों, 20 वीक्स मैंने हर जगह मेंशन किया है, तो ये चीज आपको फोकस करना चाहिए। 20 वीक से ज्यादा होगा तभी हम पैराडे में हम इसको इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, मल्टी पैरा का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? इट इज द वुमन हु हैड द मोर देन वन प्रेगनेंसी आफ्टर द वियाबल पीरियड्स। वियाबल पीरियड्स यानी कि 20 वीक के बाद में ऐसे कितने वुमन है जो प्रेगनेंसी कंसीव की है, कितनी बार, सॉरी, बेबी को जन्म दिया है, कितने टाइम, 1 या 2 या भी 3 से ज्यादा। चलिए फिर से, पैराइडिंग, it is the number of the times that woman has given birth to the fetus।
यानी कि कितने टाइम बाद बेबी को जन्म दिया उसे क्या बोला जाता है, पैराइटी। क्या काउंट करेंगे, इट इज द नंबर ऑफ द बर्थ नॉट द नंबर ऑफ द फीटस। नली पारा का मीनिंग क्या रहेगा, कभी भी बेबी को क्या नहीं दिया, जन्म नहीं दिया। प्राइमरी पैरा में क्या देखा, एट द फर्स्ट टाइम अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद फीटस को जन्म देती है तो उसे प्राइमरी पैरा। मल्टी पैरा में क्या होगा, 2 से या 3 से ज्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट, the process involved into the development of the mature ovum is the called। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रोसेस का नाम बताइए जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर ओवम, तो उसे क्या बोला जाता है, ओजेनेसिस। कौन सी प्रोसेस में मैच्योर होगा, डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर ओवम, तो उसे कौन सी बोलेंगे बच्चों, ओजेनेसिस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैरिंक्स इज द क्लोज्ड ड्यूरिंग द swallowing बाइट। जब भी हम बच्चों खाना खाते हैं ना तो डायरेक्ट लैरिंक्स में ना चला जाए, उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिया है, वो क्या होता है, ओपन क्लोज होता ही रहता है। तो उसका नाम आपको सबको पता होगा, क्या आएगा बच्चों, एपिग्लोटाइटिस। कौन सा आएगा, एपिग्लोटाइटिस। अगर वो खुलेगा ही नहीं तो डायरेक्ट जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो कहाँ चला जाएगा, लैरिंक्स में चला जाएगा। हाउ आर द ईसीजी चेंजेस प्रेजेंट इनटू द इस्चेमिया एंड द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। यानी कि दो कंडीशन मैंने बता दी, कौन से, इस्चेमिया और द एमआई यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। उसमें ईसीजी चेंजेस कैसे होते हैं वो हम बता देता हूं मैं। तो पहला क्या आएगा बच्चों, एज ए स्मॉल क्यू वेव आएगा। कौन सा आएगा बच्चों, एज ए स्मॉल क्यू वेव विथ एलिवेशन ऑफ द एस्टी सेगमेंट एंड द पीक और द इन्वर्जन इनटू द टी वेव। कौन सा आएगा, फिर से बता देता हूं। क्यू वेव कैसा आएगा, स्मॉल आएगा, एंड द एलिवेशन इनटू द कौन सा आएगा बच्चों, एस्टी सेगमेंट। सेगमेंट का क्या आएगा, एलिवेशन आएगा, और पीक और इन्वर्जन इनटू द टी वेव यानी कि टी वेव का क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो पता चला स्मॉल क्या आएगा बच्चों, क्यू वेव आएगा। एलिवेशन देखने को मिलेगा कहां पर, एस्टी सेगमेंट में, और पीक और इन्वर्जन कहां पर देखने को मिलेगा, इनटू द टी वेव में। नेक्स्ट, which process comes under a child expected to learn directly from nature through the personal experience। फिर से बताता हूं मैं, कौन सी प्रोसेस है, कहां पर आती है, अंडर द चाइल्ड यानी कि चाइल्ड में आती है, एक्सेप्टेड लर्न यानी कि सीखने को मिलती है, डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर यानी कि नेचर से जो भी बच्चा सीखता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, याद रखें, नेचुरलिज्म। क्या है, जो भी नेचर से हम सीखते हैं ना, जो भी एजुकेशन बच्चों को जो भी नेचुरली हमें सिखाया जाता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, what information the nurse should be considered while the collecting the history of the child with the suspected rheumatic fever। तो ये क्वेश्चन को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि rheumatic fever क्या है, उसके बाद ही हम उसका आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं पहले rheumatic fever के बारे में। ओके, तो rheumatic fever is the inflammatory disease। पहले तो ये काउंट कीजिए कि ये डिजीज क्या है, इंफ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन होगा। कहां पर इन्फ्लामेशन होगा बच्चों, अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, स्किन एंड ब्रेन। चार कंडीशन याद रखिए, अपना हृदय, हार्ट, नीचे वाला जो जॉइंट्स है वो, उसके बाद जो ऊपर की स्किन होती है वो, और लास्ट वन इज द ब्रेन। और क्यों होता है वो भी देखना है। इट इज द मेनली कॉज्ड बाय द इम्यून रिस्पॉन्स टू ए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। वेरी इंपॉर्टेंट। What is the main cause of the rheumatic fever? तो याद रखिए बच्चों, it is the mainly caused by the immune response to the group A streptococcal pharyngitis। किसकी वजह से होता है बच्चों, ग्रुप A streptococcal pharyngitis की वजह से होता है। सच एज द कौन सी कंडीशन, स्ट्रेप थ्रोट हुआ हो या फिर स्कारलेट फीवर हुआ हो, दैट इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली। कोई बच्चा है जिसको स्ट्रेप थ्रोट हुआ है या फिर स्कारलेट फीवर हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट की लेकिन उसको प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट जो चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रोमेटिक फीवर हो सकता है। द बैक्टीरिया ट्रिक्स द इम्यून सिस्टम यानी कि क्या करेगा, अटैक करेगा इम्यून सिस्टम में, हेल्दी टिश्यू में, विच बिकम द स्वेलन और द इन्फ्लेमेशन। तो पता चला रूमेटिक फीवर का सिंपल सा बता देता हूँ, कहां पर इफेक्ट करेगा, हार्ट, जॉइंट, स्किन और ब्रेन में। क्यों होता है बच्चों, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस की वजह से। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर किसी बच्चे को स्ट्रेप थ्रोट है, स्कारलेट फीवर है, जिसको ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली हमने नहीं की, तो दैट्स व्हाई वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो एज ए नर्स हमें पहले क्या हिस्ट्री देखनी चाहिए, तो इजीली आंसर आ गया, रिसेंट एपिसोड ऑफ द फेरिंजाइटिस। जब भी कोई रिमेटिक फीवर का पेशेंट आए तो हमें क्या करना चाहिए, हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में क्या चेक करेंगे, स्कारलेट फीवर तो नहीं है, या फिर कोई स्ट्रेप थ्रोट तो नहीं है, फेरिंजाइटिस तो नहीं है ना। ओके चले नेक्स्ट,
द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द एनिमल, एनिमल में जो स्टोरेज फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो कौन से फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन के फॉर्म में उसे स्टोरेज होगा। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? तो उसे क्या बोला जाता है? कोरिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरिलेशन। फिर से बता देता हूँ, रूमेटिक फीवर आई थिंक क्लियर हो गया, कहां पर इफेक्ट करेगा? हार्ट, जॉइंट, स्किन और ब्रेन में। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया रहेगा, फेरिंजाइटिस होने की वजह से होता है। स्ट्रेप थ्रोट और स्कारलेट फीवर की ट्रीटमेंट हमने नहीं की उसकी वजह से। नेक्स्ट, स्टोरेज फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल कौन से फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन में। रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल का उसको नाम क्या आया बच्चों? कोरिलेशन। चलिए नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज डज द बर्न्स ऑफ द जेनिटलिया कंसिडर्ड बाय द रूल ऑफ द 9? आपको पता ही होगा रूल ऑफ 9 किसमें यूज करेंगे? बर्न्स में। एडल्ट बर्न्स के लिए जेनेटिक में कितने परसेंटेज देखने को मिलता है? 1%। याद रखना बच्चों, कितने परसेंटेज बच्चों? 1%। चलिए नेक्स्ट, द आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस यानी कि एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट दिखा रहा है so that the decrease the bicarbonate level and the pH value, यानी कि क्या दिख रहा है? डिक्रीज क्या देखने को मिलता है? बाइकार्बोनेट लेवल और पीएच दोनों डिक्रीज है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसके समझने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक ये अगर आप जहां भी पढ़ते हो ना बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख दीजिए, उसको अपनी दीवार पे चिपक के रखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखो मैं एक बार समझा लेता हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझेंगे, उसके बाद मेटाबॉलिक अल्कोसिस समझेंगे। चलिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा? तीनों चीज डिक्रीज हो जाएगी। क्या होगा? HCO3, PCO2 और पीएच, ये तीनों चीज अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो पहले याद रखें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में थ्री आर तीनों की तीनों चीज क्या होगी? डिक्रीज होगी। HCO3, PCO2 और लास्ट वन इज द पीएच। बल्कि मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस में क्या होगा बच्चों? तीनों की तीनों चीज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। पता चल रहा है? ऐसे याद रखिए बच्चों, अगर डायरेक्ट रटने जाएंगे तो रटेगा नहीं, ऐसे याद रखिए। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में डिक्रीज, मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस में इंक्रीज। इंक्रीज क्या होगा? HCO3, PCO2 और द लास्ट वन इज द इंक्रीज द पीएच। चलिए नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। अल्कोलिसिस में क्या होगा बच्चों? डिक्रीज PCO2, डिक्रीज HCO3 एंड pH is increase। अब ये चीज याद रखिए, रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस में एक ही चीज क्या होगी? बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। कौन सी? pH। बाकी दोनों कंडीशन क्या देखने को मिलेंगे? डिक्रीज देखने को मिलेंगे। सेम एज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या देखने को मिलेगा? सारी चीजें इंक्रीज देखने को मिलेगी, लेकिन pH कैसे देखने को मिलेगी बच्चों? डिक्रीज देखने को मिलेगी। यानी कि रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में pH डिक्रीज, तो एसिडोसिस pH इंक्रीज, तो क्या आएगा बच्चों? याद रखना कौन सा आएगा? रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्लियर होगा, उसमें तो तीनों की तीनों चीज डिक्रीज। मेटाबॉलिक अल्कोलिसिस में तीनों की तीनों चीज इंक्रीज। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिपोर्ट में क्या देखना? डिक्रीज द बाइकार्बोनेट एंड पीएच। पीएच और क्या? बाइकार्बोनेट दोनों का लेवल अगर डिक्रीज है तो उसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। क्या आएगा बच्चों? डिक्रीज तीनों का चीज आता है, क्या आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्या आएगा बच्चों? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्लियर? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों तो आपके लिए इजीली रहेगा। क्लियर? आपको इजीली पता हो चल जाएगा, यस ये आंसर आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the period between the exposure to infection and the appearance of the first symptom is called। ऐसा पीरियड का नाम बताइए जब इन्फेक्शन आएगा और उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से सिम्टम आने वाली जो कंडीशन का जो बिटवीन जो पीरियड है उसका नाम क्या आएगा बच्चों? उसका नाम क्या आएगा बच्चों? इंक्यूबेशन पीरियड। कौन सा पीरियड आएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। The surgical removal of the entire contents of the orbit including the eyeballs and the eyelids। सर्जिकल रिमूवल क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑर्बिट, आईबॉल्स और आईलिड्स, यानी कि तीनों को हम रिमूव करते हैं, तो उस सर्जरी का नाम बता दीजिए। तो तीन सर्जरी में आई की पढ़ा लेता हूं और तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर आप इजीली बता सको। तो चलिए पहले आई एविजरेशन। कौन सा आएगा बच्चों? आई एविजरेशन। इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। उसमें क्या आएगा? removes the content of the eye while the leaving the wide part of the eye and the muscle that move the eye intact। फिर से बताता हूं क्या रिमूव करेंगे? रिमूव द कंटेंट्स ऑफ द आई।
जो भी कंटेंट्स है, जो भी डैमेज कंटेंट दिख रहे हैं उसे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन लिविंग द वाइट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा और द मसल, स्क्लेरा और मसल के पार्ट्स को हम ऐसे ही लीव करेंगे, उसको टच भी नहीं करेंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। ओनली क्या करेंगे, रिमूव द बेड कंटेंट्स ऑफ द आई, जो भी इंफ्लेमेटरी कंटेंट्स है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट, इनएक्यूलेशन कौन सा आएगा बच्चों, इनएक्यूलेशन इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर दैट रिमूव द आई फ्रॉम इट्स ऑर्बिट कैविटी, में से आई को हम रिमूव कर देंगे, व्हाइल लीविंग द आई मसल एंड द ऑर्बिटल कंटेंट इंटेक्ट, यानी कि दूसरे जो भी मसल है, ऑर्बिटल कंटेंट्स है उसे रहने देंगे, लेकिन क्या करेंगे, ओनली आई को रिमूव कर देंगे, कहां से, ऑर्बिट कैविटीज में से। और लास्ट वन इज द एक्सटर्नल, कौन सा आएगा बच्चों, एक्सट्रेशन, एक्सटेंटेशन इट इज द सर्जिकल प्रोसीजर, उसमें क्या करेंगे बच्चों, रिमूव द आईबॉल, eyelids, eyebrow and the surrounding the skin and the structure like the muscle, fat and nerve, यानी कि आई का पूरा स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देंगे। आई बॉल देख लो, आईलिड्स ले लो, आईब्रो, तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एक्सटेंटेशन। पहला कौन सा आएगा बच्चों, एविसेरेशन, एविसेरेशन में क्या करेंगे, रिमूव द इफेक्ट पार्ट ऑफ द आई। इन एक्यूलेशन में क्या करेंगे बच्चों, रिमूव द आई फ्रॉम द ऑर्बिट कैविटी, ऑर्बिट कैविटी में से आई निकाल देंगे। और लास्ट वन इज द एक्सेंटेशन में क्या करेंगे बच्चों, सारी चीजें, आई बोन हो, आईलिड है, आईब्रोस, आईलिड्स है, या फिर कोई भी सॉरी सराउंडिंग द स्किन और स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, मसल, फैट और नर्व को। चलिए नेक्स्ट, which cell are that takes part into the innate immunity by killing the वायरस इन्फेक्टेड सेल, यानी कि कौन सा सेल बहुत इंपॉर्टेंट भाग बचाता है किसमें, इनेट इम्यूनिटी में, क्या करेगा बच्चों, उसको किल कर देगा, किसको किल कर देगा, वायरस को किल कर देगा, उसका नाम क्या है, नेचुरल किलर सेल। कौन से सेल आएंगे बच्चों, नेचुरल किलर सेल आर द व्हाइट ब्लड सेल that are the part of the innate immune system that can kill the virus affected infected cell। एक बार देख लीजिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। ओके, इनेट इम्यूनिटी सेल में कौन सा आएगा बच्चों, एन के, यानी कि नेचुरल किलर सेल। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इनटू द इंट्राप्लूरल, यानी कि इंट्राप्लूरल कैविटी में एक्यूमुलेशन हो जाएगा ब्लड का, तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों, हीमोथोरेक्स के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से बोला जाता है बच्चों, हीमोथोरेक्स के नाम से। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हॉस्पिटल में जाने की वजह से कौन सा होता है, तो ये याद रखें बच्चों, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर द मेनली कॉज्ड बाय द वायरल, बैक्टीरिया एंड द फंगल। जो भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है, वायरल हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द आर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन कौन सा आएगा, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, यानी कि कौन सा आएगा, बीएसआई। सेकंड वन इज द न्यूमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया बोला सकता है, और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो उनमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट करिएगा, मैंने सब पढ़ा लिए। मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा रहेगा, बीएसआई यानी कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, न्यूमोनिया यानी कि वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया, एंड द लास्ट वन इज द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंड द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। ये सारे के सारे इन्फेक्शन हॉस्पिटल में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसका नाम क्या आएगा, कोटी बोल सकते हैं उसको, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि कैथेटर की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उससे क्या बोला जाता है, कोटी बोला जाता है। कोटी इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द नोसोकोमियल इन्फेक्शन ग्लोबली, याद रखिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द नोसोकोमियल इन्फेक्शन पूछा गया है तो कौन सा आएगा, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी इन्फेक्शन। आई थिंक पता चल गया है, नेचुरल किलर सेल पता चल गया है, किलर सेल पता चल गया होगा। अगर ब्लड एक्यूमुलेट होता है इंट्राप्लूरल कैविटी में तो उससे क्या बोला जाता है, हीमोथेरेक्स बोला जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन से पढ़ा लिए मैंने, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। और ग्लोबली की बात करूं, नोसोकोमियल इन्फेक्शन कौन सा आएगा बच्चों, कोटी का मीनिंग क्या रहेगा, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। चलिए नेक्स्ट,
A group of the ocular condition characterized by the optic nerve damage, increase the intraocular pressure and the associated vision loss into the seen into the patient with साइन एंड सिम्टम देख लीजिए। ऑप्टिक नर्व डैमेज है बच्चों, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज है और विजन लॉस भी है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशन कौन से डिजीज कंडीशन में देखने को मिलती है? तो याद रखिए बच्चों, ग्लूकोमा में देखने को मिलती है। कहां पर देखने को मिलती है? ग्लूकोमा में। चलिए नेक्स्ट, द ड्रग यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर, जो लेबर को इंडक्शन स्टार्ट करवाने के लिए कौन सी ड्रग यूज होती है? सबको पता है कौन सी आएगी बच्चों? ऑक्सीटोसिन। कौन सी आएगी? ऑक्सीटोसिन। द फिफ्थ वाइटल साइन, 5 नंबर का वाइटल साइन कौन सा है? नॉर्मली तो सबको पता ही है, टीपीआर, ब्लड प्रेशर, ये सब आपको पता है, लेकिन 5th नंबर का वाइटल साइन कौन सा आएगा बच्चों? पेन आएगा। कौन सा आएगा? पेन आएगा। एन एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द कन्वर्जन बिटवीन द नर्स एंड द पेशेंट, एग्जैक्ट रिटर्न रिपोर्ट है किसके बीच में? नर्स और पेशेंट के बीच में। उसे क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोसेस रिकॉर्ड। जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं ना बच्चों, हम फर्स्ट ईयर में करते आए, डेली डायरी में हम लिखते हैं, तो वही चीज बोल रहा हूं मैं, कन्वर्जन बिटवीन द नर्स और पेशेंट को किससे क्या नाम से बोला जाता है? प्रोसेस रिकॉर्ड। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, हार्ट के सबसे अंदर के इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है बच्चों? एंडोकार्डियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एंडोकार्डियम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ए नर्स नीड टू द कंप्लीट इनटू द विच स्किल, आपको पता ही होगा, असेसमेंट करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे। ये सारे किसके स्टेप है बच्चों? नर्सिंग प्रोसेस के। उनमें से मैंने एक सिलेक्ट किया है, कौन सा? इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, यानी कि कौन सी स्किल हमारे एज ए नर्स होनी चाहिए? तो याद रखिए बच्चों, कॉग्निटिव स्किल, इंटरपर्सनल स्किल और द साइकोमोटर स्किल। The 3 skill is the very necessary while we assessing the implementation phase of the nursing process. चलिए नेक्स्ट, Which virus transmitted by the rodents, rodents की वजह से कौन सा वायरस ट्रांसमिटेड मेनली होता है? तो याद रखें बच्चों, इबोला वायरस। कौन सा वायरस? इबोला वायरस। Which mode of the inheritance is the found into the cystic fibrosis, cystic fibrosis में कौन सा टाइप्स का इनहेरिटेंस देखने को मिलता है? तो याद रखें बच्चों, this condition is the inherited into the autosomal recessive pattern। कौन सी आएगी बच्चों? autosomal recessive pattern। उसमें क्या होगा? both couple of the gene is the each cell have the mutation, दोनों कपल के जो जीन होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? उनके सेल में म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न बोला जाता है। नेक्स्ट, which is the most important drug into the treatment of the organophosphate poisoning, यानी कि अगर कोई पेशेंट है जिसको क्या देखने को मिलता है? ऑर्गेनोफॉस्फेटेट पॉइजनिंग देखने को मिलता है, तो चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी आएगी बच्चों? तो इजीली याद रखें बच्चों, एट्रोपिन सल्फेट। कौन सी आएगी? एट्रोपिन सल्फेट। The overall plan or the blueprint for the answering the research question is the called, overall plan है या फिर blueprint है किसके? answering the research question, यानी कि रिसर्च के क्वेश्चन को जो भी आंसरिंग देते हो उसका नाम क्या रहेगा बच्चों? रिसर्च डिजाइन। क्या रहेगा बच्चों? रिसर्च डिजाइन। वजाइनली एसिडिटी इज द मेंटेन बाय, याद रखें बच्चों, जो भी वजाइनल एसिडिटी है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो याद रखें बच्चों, डोडेरनल बैसिलाई। ये बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने चाहिए। डोडेरलाइन बैसिलाई कि वो ही क्या करता है? वजाइनल की जो एसिडिटी उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू द चाइल्ड इनटू द नेफ्रेटिक सिंड्रोम, ये चीज मैंने नहीं है, आपको सिखाने के लिए याद रखना बच्चों, इट इज द नेफ्रेटिक नॉट अ नेफ्रोटिक। Don't confuse between the nephrotic syndrome and the second one is the nephritic syndrome। इसमें क्या लिखा हुआ है? nephritic syndrome। तो पहले समझ लेते हैं ना nephritic syndrome क्या है बच्चों? The nephritic syndrome, it is the clinical syndrome, एक clinical syndrome है that present as the hematuria, elevated blood pressure, decrease the urine output and the edema देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? edema। nephritic syndrome is the clinical syndrome that represent as the hematuria, elevated the blood pressure and the decrease the urine output and the edema। तो both are the sign and symptom including the which condition? nephritic syndrome। तो याद रखिए, अगर हम एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं तो उसके वजह क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब भी हम बॉडी में देंगे तो उसका मैनी एक्शन है, क्या करेगा वो? रिड्यूस द इंफ्लेमेशन, यानी कि इंफ्लेमेशन को क्या कर देगा? वो कम कर देगा। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी इज द कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग द व्हिच मेथड, ईडीडी हम जो कैलकुलेट करते हैं किसके लिए? किसको देखने के लिए? डिलीवरी डेट को देखने के लिए। किसके द्वारा? तो याद रखिए बच्चों, नेगल्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? नेगल्स फॉर्मूला।
लेप्रेसी का दूसरा नाम बताइए, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लेप्रेसी, तो याद रखिए हैंसन डिजीज। कौन सा आएगा बच्चों, हैंसन डिजीज। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द लेप्रेसी, हैंसन डिजीज। इंक्रीज द ग्लूकोज टॉलरेंस इज द सीन इन, ग्लूकोज टॉलरेंस नाम की कंडीशन किस में बढ़ जाती है, यानी कि कौन कौन से डिजीज कंडीशन में, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म और द हाइपोथायरॉयडिज्म। कौन सा आएगा, दो चीजें ऐसी बताइए मैंने उसमें कम होगा, कौन कौन से, पिट्यूटरी में और थायराइड में, दोनों में कम, और एक में ज्यादा, इंसुलिन में क्या होगा, ज्यादा। What is the number of the chromosome present in the gametes, egg and sperm of the human being? यानी कि what is the number of the chromosome present रहते हैं gametes में, human being में, तो आप सबको पता है one side of the chromosome, chromosome आपको पता ही होगा one side, यानी कि कितना होगा chromosome। चलो next, which enzyme is the involved into the digestion of the carbohydrate? याद रखिए कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है, लैक्टेज की, सुक्रोज की और एमाइलेज की। कौन कौन से आएंगे बच्चों, लैक्टेज की, सुक्रोज की और एमाइलेज की। फिर से बता देता हूँ, एक्सेप्टेड डिलीवरी डेट किससे द्वारा कैलकुलेट करते हैं, नेगल्स फॉर्मूला की वजह से। लेप्रेसी का दूसरा नाम कौन सा आएगा, हैंसन डिजीज। ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज टॉलरेंस किस में ज्यादा देखने को मिलता है, हाइपोपिट्यूटरिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपर इंसुलिनिज्म। What is the number of the chromosome, क्रोमोसोम का one side of the chromosome, digestion of the carbohydrate, lactase, sucrose और amylase के वजह से होना। Next, intraosseous drug administration is not typically used for the children, यानी कि जो बच्चों में इंट्राओसियस यानी कि बॉन्स के द्वारा हम जो भी इंजेक्शन देते हैं वो क्या पर, याद रखें बच्चों, क्रिटिकली इल अंडर द एज ऑफ द 6, यानी कि 6 साल के अंडर में जो भी आते हैं उसमें हम ये कौन सा देंगे, हम इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज द सेक्रेटेड बाय, जो भी सीएसएफ है वो कहां से सीक्रेट होता है बच्चों, तो याद रखें बच्चों, इट इज सेक्रेटेड बाय द कोरोइड प्लेक्सस। एंड ओवरग्रोथ ऑफ द बोन्स एंड द सॉफ्ट टिश्यू, ओवरग्रोथ हो जाना किसका, बोन्स का और सॉफ्ट टिश्यू का, कहां पर देखने को मिलता है, याद रखें बच्चों, एक्रोमेगाली। कहां पर देखने को मिलता है, एक्रोमेगाली। ए प्लान प्रिपेयर बाय द टीचर टू टीच ए लेसन, एक एज ए टीचर जो भी प्लान बढ़ाता है किसके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे क्या बोला जाता है, लेसन प्लान। क्या बोला जाता है, लेसन प्लान। एमियोबिक डिसेंट्री, यानी कि डिसेंट्री किसकी वजह से होता है बच्चों, याद रखिए बच्चों, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। कौन सा आएगा, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। हु इज द फादर ऑफ द साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस का फादर का नाम बता दीजिए, सिगमंड फ्रॉइड का। क्या आएगा, सिगमंड फ्रॉइड। फिर से बता देता हूं, इंट्राओसियस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 6 साल की एज के कम आएगा उसको देंगे। सीएसएफ कहां से सीक्रेट होता है, कोरल प्लेक्सिस से होता है। ओवर ग्रोथ ऑफ द बोन और टिश्यू को क्या बोला जाता है, एक्रोमेगाली बोला जाता है। ऐसा प्लान जो टीचर प्रिपेयर करता है लेसन प्लान के लिए उसे क्या बोला जाता है, लेसन प्लान। डिसेंट्री होने की वजह एंटामोबिया हिस्टोलाइटिका बोला जाता है। हु इज द फादर ऑफ द साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्रॉइड। चलिए नेक्स्ट, एयरबोर्न डिजीज के नाम, मैं सारे एयरबोर्न डिजीज के नाम बता देता हूँ। कॉमन कोल्ड विच कैन डेवलप फ्रॉम द राइनो वायरस, सबको पता है कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बच्चों, राइनो वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, वाराइसेला जोस्टर वायरस की वजह से। मम्स किसकी वजह से होता है, पैराक्सोमाइक्सो वायरस की वजह से। मीजल किसकी वजह से होता है, अनदर पैराक्सोमायो वायरस की वजह से। हुपिंग कफ किसकी वजह से होता है, बोर्डिला पर्टुसिस की वजह से। याद रखना कौन सा आएगा, बोर्डिडेला पर्टुसिस। कोविड-19 सबको पता है किसकी वजह से होता है, सार्स कोविड 2 वायरस। एस्परजिलोसिस किसकी वजह से होता है बच्चों, एस्परजिलियस फंगस। कौन सी आएगी बच्चों, एस्परजिलियस फंगस। ट्यूबरक्यूलोसिस सबको पता है, इट इज द मेनली कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और एंथ्रेक्स स्पोर्स भी आ सकता है, उसमें कौन सा आएगा बच्चों, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कौन सा आएगा, ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ये एंथ्रेसिस स्पोर्सिस रहने दीजिए। चलिए फिर से देख लेते हैं, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है बच्चों, राइनो वायरस। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है बच्चों, याद रखिए किसकी वजह से होगा, वारिसेला जोस्टर वायरस। मम्स किसकी वजह से होता है, पैराक्सोमाइरस वायरस। मीजल किसकी वजह से होता है, पैराक्सोमाइरो वायरस। वुपिंग कफ किसकी वजह से होता है, बॉर्डिडेला पर्टुसिस की वजह से। कोविड-19 किसकी वजह से होता है, सार्स की वजह से। एस्परजिलोसिस किसकी वजह से होता है, एस्परजिलियस फंगस की वजह से। ट्यूबरक्लोसिस सबको पता है, माइकोबैक्टीरिया
ट्यूबरकुलोसिस और डिप्थेरिया किसकी वजह से होता है? कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया। The type of the autopsy it is done to determine the main cause of the death, यानी कि डेथ की कोजेस को देखने को मिलते हैं मेडिकल लीगल पर्पसेस। कौन सा आएगा? फॉरेंसिक। Sperms are the produced by the process of the sperms produce होते हैं कौन से प्रोसेस? तो याद रखें बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस। कॉमन कॉज ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाने की जो भी संभावित कोशिश है कौन सा आएगा बच्चों? वायरल इंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर, सब आर्केनोइड हेमरेज। तीनों चीज याद रखिए बच्चों, वायरल इंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर और द लास्ट वन इज द सब आर्केनोइड हेमरेज। Which period of the age is the considered as the pre-operational stage of the Piaget's theory, यानी कि Piaget's theory का प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन से एज में कंसीडर किया जाता है? तो मैं सारे चीज बता देता हूँ। सेंसरी मोटर एज कौन सी आएगी बच्चों? 0 से 2 साल की। प्री ऑपरेशनल एज स्टेज में कौन सी आएगी? 2 से 7 आएगी। कॉन्क्रिएट में कौन सी आएगी बच्चों? 7 से 11 आएगी। और फॉर्मल में कितनी आएगी बच्चों? 12 से ज्यादा आएगी। फिर से बता देता हूँ। The type of the autopsy that is done to determine the cause of the death कौन से आएगा? Forensic. Sperms are the produced by the process of the spermatogenesis. Common cause of the increase the intracranial pressure, viral encephalitis, brain tumor, subarachnoid hemorrhage. Which period of the age is the considered as the pre-operational stage into the Piaget's theory? The first one is the sensory motor 0 से 2, pre-operational stage 2 से 7, concrete operational stage 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कौन सा आएगा? 12 से ज्यादा। नेक्स्ट, मेडिकेशन इज द एग्जांपल ऑफ द पेन मैनेजमेंट बाय मेडिटेशन इज द एग्जांपल ऑफ द पेन मैनेजमेंट बाय द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट है। जो भी मेजरमेंट है कौन सा आएगा? नॉन फार्माकोलॉजिकल ही आएगा। नेक्स्ट, व्हिच एनाल्जेसिक ड्रग लेक द एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, यानी कि जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन जो थोड़ी कम होती है वो ऐसी कौन सी ड्रग है? तो आज सबको पता है पैरासीटामोल। The process of the providing or the obtaining the food necessary for the growth and development या फिर हेल्थ, यानी कि हेल्थ के लिए जो भी हम ऑब्टेनिंग फूड करते हैं उसको नाम क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन। सबको पता ही है न्यूट्रिशन हम लेते हैं। मेडिटेशन क्या है? नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजरमेंट है। विच एनाल्जेसिक ड्रग लेक्स द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कौन सा आएगा? पैरासीटामोल। और द प्रोसेस ऑफ द प्रोवाइडिंग द ऑब्टेनिंग द फूड नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ कौन सा आएगा बच्चों? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, when the BMI of the adult is below the 18 kg per m square, the condition is the term as, जब भी BMI किसी का 18 kg से कम है तो उसे क्या बोला जाता है? तो देख लेते हैं। WHO अकॉर्डिंग द जो क्लासिफिकेशन है वेट मेजरमेंट का वो देख लेते हैं। अंडर वेट है बच्चों तो लेस देन कितना आएगा? 18.5। नॉर्मल रेंज पहले तो याद रखें क्योंकि नॉर्मल रेंज ही आपको पता नहीं होती। तो नॉर्मल रेंज कितनी आएगी बच्चों? 18 से कितनी आएगी? 24 आएगी। ओवरवेट किसे बोला जाता है? 24 से ज्यादा, यानी कि 25 से कितना आएगा बच्चों? 29। ओबिस किसे बोला जाता है? यानी कि बहुत ज्यादा मोटापा हो जाए। कब बोला कि जब भी बीएमआई 30 से ज्यादा हो। तो ओबिस के क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा लिया। क्लास 1 में कितना आएगा? 30 से 34। क्लास 2 में कितना आएगा? 35 से 39। और क्लास 3 में भी आता है बच्चों 40 से ज्यादा। तो नॉर्मल रेंज बीएमआई की याद रखिए बच्चों कितनी आएगी बच्चों? 18 से 24 से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए कि आप कौन सी कंडीशन में है? ओवरवेट। लेकिन 18 से कम है तो कौन से आएगा? अंडरवेट। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको कुछ पता नॉलेज भी मिली होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आरआरबी का स्पेशल लाइव क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो प्लीज अगले आने वाली लेक्चर में आप जरूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए मैं थैंक यू। और स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में।